अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। इस्लामाबाद में फॉर्मल टॉक्स का दौर तो खत्म हो गया, रास्ते भी खुल गए, लेकिन अब नाए हुर्मुज़ खुलेगी या नहीं, किसका कंट्रोल होगा किसका नहीं, इसके ऊपर पेशरफ्त होना अभी बाकी है। 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट गुजरे हैं, अहम दौरे हुए हैं, अहम मुलाकातें हुई हैं। वो सब डिटेल्स आपके सामने हमने रखनी है कि भाई अमरीका ईरान जो मुज़ाकरात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, और क्या पता सेकंड राउंड जो है वो जल्द हम इस्लामाबाद में देखें। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ ये भी आपको आगे राउंड अप में हम बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की, जो बहुत अहम दौरों के ऊपर निकले हुए हैं। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से मस्कत गए, मस्कत के बाद फिर पाकिस्तान आए और उसके बाद फिर वो रूस गए हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान जब वो आए तो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी 3 दफ़ा मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से उनकी मुलाकात हुई। ऑब्वियसली पाकिस्तान चूँकि सालसी का किरदार अदा कर रहा है तो ये दौरा बहुत अहम था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई, और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने यही कहा है कि दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद रहा है, और पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हुई हैं पिछले दिनों में अमरीका ईरान के हवाले से, वो तमाम तर डिस्कस हुई हैं उनके उस दौरे के अंदर। फिर वो मस्कत गए, वहाँ पर उनके जो ओमान के सुल्तान हैं उनसे मुलाकात हुई। वो भी दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ओमान क्यों अहमियत का हामिल है ये भी आपको इस बता देते हैं कि भाई आप नाए हुर्मुज़, एक तरफ ईरान दूसरी तरफ ओमान, जाहिर सी बात है वो भी स्टेक होल्डर है। तो जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी हाई पेस पे चल रही है। वो ओमान में मुलाकात करके आए, वहाँ पे तमाम तर सिचुएशन ओमान को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस हुई डिटेल में। फिर वो वापस पाकिस्तान आए, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद वो रूस गए। वहाँ पर भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने हम रखते हैं। पहले ये आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान के ज़रिए ईरान ने कुछ नई जो तजावीज़ हैं वो अमेरिका को भिजवाई हैं, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब नाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो बंद करने की तजवीज़ उसके अंदर दी गई है कि भाई नाकाबंदी बंद करिए, और उसके बाद फिर ईरान की जानब से कहा गया है कि नेक्स्ट फेज में मुमकिन तौर पर न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर फिर हम बात कर सकते हैं। अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अमेरिका को जो नई तजावीज़ हैं वो मिल चुकी हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर गौर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को कि किस तरफ जा सकती हैं। पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही चीज़ें जो है ना वो आगे होती हुई हमें दिखाई देंगी। इसके अलावा जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जैसे मैंने बताया कि वो रूस गए हैं, तो वहाँ पर भी उनकी जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई है। और जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने ये कहा है कि ईरान और ख़ित्ते में अमन के लिए जो भी किरदार रूस को अदा करना पड़ा वो ज़रूर करेंगे। ये भी एक ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ दौरा रूस के हवाले से ये भी आपको बता दूं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी पैगाम जो रूसी सदर हैं उन तक पहुंचाया गया है, और उन्होंने उस हवाले से नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। और ईरान ने भी ऑब्वियसली रूस का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में जो है ना उनका साथ दिया है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इस तमाम तर चीज़ों में ये हुई कि अमेरिका ने ईरान के कुछ जहाज़, लगभग 5-6 जहाज़ हैं, उनको भी रोका है, यानी नाकाबंदी अब नाए हुर्मुज़ में उनकी जारी है। और जो मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि ईरान ने जो नई तजावीज़ भेजी हैं उसके अंदर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट यही कहा है कि भाई अब नाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो फौरी तौर पर बंद की जाए। अब हो सकता है कि किसी पॉइंट पर इत्तेफाक हो जाए तो हम इस्लामाबाद में जो टॉक्स हैं उसका सेकेंड राउंड देख सकें, मुमकिन तौर पर हो भी सकता है, और चांसेस बन भी सकते हैं। इसी वजह से जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं वो भी अभी इस्लामाबाद में ही स्टे किया हुआ है। एक तो रीज़न ये भी है कि वो इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, शहर इक़्तिदार है, तो और उनको पता है कि भाई टॉक्स का पहला दौर भी इधर ही हुआ था तो दूसरा दौर भी इधर ही होगा। अब जिस तरह से जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है उसके मुताबिक ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है कि टॉक्स का दूसरा दौर भी हो सके, लेकिन जो कहानी अभी मैंने सुनाई है वो भी ख़त्म नहीं हुई। अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने हमने रखना है। गैर मुल्की सहाफ़ियों की मैं बात कर रही थी, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो बड़ी गहराई से गहरी नज़र उन्होंने रखी हुई थी। पहले भी जब राउंड हुआ था टॉक्स के, और इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो उसको कवरेज भी दी थी, और पाकिस्तान पूरी दुनिया का जो है ना वो तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ था। और पिछले कुछ दिन में तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो इस्लामाबाद को मिली थी, तमाम नज़रें भी इस्लामाबाद के ऊपर, क्यों ना हो, पाकिस्तान की इतनी एफर्ट्स हैं, अथक कोशिशें हैं, और जिसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। तो इसलिए जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, एक तो वो खूबसूरती भी इंजॉय कर रहे हैं, खाने भी इंजॉय कर रहे हैं, और दूसरा उनको ये लगता है
کہ ڈائلاگز کا دوسرا دور ہوگا، وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا۔ اچھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میں بات کر رہی تھی، ان کی طرف سے ایک جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے مذاکرات کے لیے، جس کے اوپر ایران غور بھی کر رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور جس طرح سے میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں نا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم جو ٹاکس کا دوسرا دور دیکھیں تو وہ اسی وجہ سے جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد ہی چانسز ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، سینٹ پیٹرزبرگ میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ایران جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے بڑی جو سپر پاور ہے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مقاصد جو ہیں وہ امریکہ شاید حاصل نہیں کر سکا، اسی لیے جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا مذاکرات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے کوئی ری ایکشن آتا ہے یا نہیں، اور جو تجاویز ایران کی جانب سے گئی ہیں اس کے اوپر جو امریکی صدر ہیں وہ غور کرنے کے بعد کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو جواب ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو امریکہ ایران معاملات ہیں، یہ معاملہ ہے، سچویشن ہے، وہ کس طرف جائے گی۔ لیکن اس تمام ایپیسوڈ کے اندر ایک جو سب سے پازیٹیو بات وہ یہ ہے کہ جب سے عارضی سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کوئی مطلب حملے یا اٹیکس یا چیزیں وہ نہیں دیکھی، یعنی جنگ جو ہے وہ جب سے عارضی جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد کوئی ہم نے چیز مطلب غلط طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اچھا جی، یہ تمام تر تو ہم نے ایران امریکہ جو سچویشن ہے، جو دورے ہیں، ان سب کی بات کر لی۔ اب تھوڑی سی بات پاکستان کے اندر کی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی جو اچھی اور پازیٹیو خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پی ایس ایل ہو رہا تھا سیزن 11 کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے اندر وزیر اعظم نے جو پلے آف میچز ہیں، 3 پلے آف میچز ہیں، اس کے اندر شائقین کو اسٹیڈیم جا کے میچز دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین پی سی بی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے، اور بڑی عرصے سے یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کیونکہ بڑا خاموش سا پی ایس ایل سیزن 11 جا رہا تھا، مزہ نہیں آ رہا تھا۔ بس آپ جب دیکھ لیں اتنا سکور ہو گیا، یہ ٹیم آ گیا، وہ تو اس کا مزہ نہیں آتا جب شائقین جب تک اسٹیڈیم میں نہ جائیں۔ لیکن جو ہے وہ محسن نقوی ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ بھائی ملکی کفایت شعری مہم کے پیش نظر جو شائقین ہیں ان کے لیے ایک اہم کنڈیشن عائد کی گئی ہے، جس کے تحت میچ دیکھنے والے جو افراد ہیں ان کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہوگی۔ آبویسلی جو فیول کنزمپشن ہے اس کی بھی بچت کے لیے، اور جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ 8-10 بجے جو مارکیٹوں والا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہی کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ آئیں میچ دیکھیں لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ پاکستان کی میں بات کر رہی تھی، مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آ چکا ہے، آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے مہنگائی بڑھے گی۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے پیٹرولیم پروڈکٹس کے پرائسز ریسنٹلی انکریز ہوئی، 26.77 جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز انکریز ہوئی، لیکن پیٹرول کی لیوی میں جو ہے نا وہ اضافہ کیا گیا، ڈیزل کی پیٹرولیم پرائس میں اضافہ ہوا، پیٹرول کی لیوی میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کا جو ڈائریکٹ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا جب قیمت آبویسلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے تھے جب یہ قیمتیں بڑھائی گئی تھیں کہ جو رجحان ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہی تھا، لیکن اس کے باوجود لیوی جو ہے نا اس کے اندر اضافہ کیا گیا، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں آنے والے دنوں کے اندر حکومت لیوی میں ایک بڑا جو ہے نا وہ اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی وہ مزید بڑھے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک ان کی بات کرتے ہیں، وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ٹیکس اہداف جب پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو حکومت جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہے، اس کا تو ڈائریکٹلی اثر آبویسلی عام آدمی ہمارے تک آتا ہے۔ اب ایف بی آر کام نہیں کر رہی تو آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں کہ بھئی پیسے جو ہیں وہ آپ نے عوام کی جیب سے نکالنے ہیں، تو بہت برا اثر جو ہے وہ ہماری جیبوں کے اوپر پڑتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ چیزیں بڑی نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس تمام تر چیزوں کے اندر اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور میں جو سینیٹر کامل علی آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میرا بل بڑا زیادہ آ گیا ہے، تو وہ پاور ڈویژن کے اوپر برسے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ لوڈ شیڈنگ بائی دا وے بہت زیادہ ہو رہی ہے، پنجاب، بلوچستان، ہر جگہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی پارلیمنٹ لاجز کا 102 یونٹ کاؤنٹ کا جو بل ہے وہ 11,800 روپے آیا ہے، بل میں استعمال شدہ یونٹس کی قیمت 3,300 روپے ہے، جبکہ 8,500 روپے کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو میں بات کر رہی تھی نا مہنگائی کی، یہ اس کا تعلق بھی وہی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، جو جس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے، بے امنی کی جو صورتحال ہے،
उसमें हुआ इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बिजली के जो बिल हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, आपको बिल ज़्यादातर हर कोई यही बात कर रहा है कि भाई टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये देखिए ना 102 यूनिट के ऊपर 11,800 रुपये बिल आया है। खैर उन्होंने तो पावर डिवीजन को और भी बहुत सारी बातें की हैं जो मेरा ख्याल है अभी फ़िलहाल हम रहने देते हैं। लेकिन एक और ख़बर वो ये भी है कि भाई स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसके अंदर 1% इंक्रीज़ कर दिया है और मजमूई तौर पर जो शरह सूद है वो 10.50% से बढ़कर 11.50% हो गई है। 1% इजाफा हुआ है। कारोबारी जो तंजीमें हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है और उनका यही कहना है कि मुल्क में पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी कारोबारी अफराद को और इसके शरह सूद में इजाफे से मज़ीद जो है ना वो मुश्किलात पैदा होंगी। इसी तरह का जो रिएक्शन है वो कारोबारी तंजीमों की तरफ से आ रहा है। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर का, जिनका कहना है कि शरह सूद में 1% इजाफा मुल्क में बढ़ती महंगाई को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। उन्होंने भी यही बात की है कि पहले ही जो है ना वो पाकिस्तान में मार्केट डाउन है, कारोबार करने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है और अब जो है ना शरह सूद में इजाफा तो ये मज़ीद महंगाई भी लेके आएगी और लोगों का ऑब्वियसली वो उनका जो दिल है वो भी बदली होगी उनको और उनका दिल चाहेगा, हौसला शिकनी होगी कि भाई पहले ही इतनी मुश्किलात हैं तो इस तरह से फिर और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, महंगाई की भी बात हो गई, हमने कुछ अच्छी खबरें भी शेयर की, कुछ नेगेटिव खबरें भी आपके सामने रखी। आखिर में बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के जो रुकन हैं शेर अफजल मरवत, वो ज़रूर कोई ना कोई बात कहते हैं और इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को चैलेंज करने जा रहा हूँ। और ये बात उन्होंने इस वजह से की है कि 2018 में हमने देखा था कि नवाज शरीफ वो चूँकि नाअहल थे तो भाई वो पार्टी की जो टिकटें हैं उनकी तकसीम के अंदर वो नहीं कर सकते, तो यही बुनियाद उन्होंने बनाई है कि जिस तरह से सज़ा याफ्ता शख्स इमरान खान को उन्होंने कहा है कि सज़ा याफ्ता हैं और वो सलमान अकरम राजा को उन्होंने कहा और उसके बाद फिर जो है ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ये जो बने हैं तो उन्होंने कहा कि इसको मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि सूबे की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, सबको पता है कि बहुत ख़राब कारकर्दगी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ कारकर्दगी नहीं ख़राब बल्कि पार्टी के अंदर भी बहुत सारा जो ख़राब हो रही है ना सिचुएशन वो उसके ज़िम्मेदार भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं। देखते हैं कि वो जब चैलेंज करते हैं तो उसके बाद चीज़ें किस तरफ जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं कोशिश तो यही है कि वो हम आपके सामने ज़रूर रखें और आने वाले एपिसोड्स में रखेंगे भी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।